जब पहाड़ों पर रात उतरती है तो वहां अंधेरा सिर्फ दिखाई नहीं देता, वह सांस लेता है। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। बादल नीचे तक झुकाए थे, हवा में ऐसी ठंड थी कि पेड़ों की शाखाएं भी कांपती हुई लग रही थी। दूर कहीं किसी जानवर की हल्की सी चीख आई और फिर पूरा जंगल जैसे एकदम चुप हो गया। इतनी चुप्पी कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगे। 4 दोस्त अर्जुन, मीरा, रोहन और कविता एक छोटे से ट्रैक के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर पहुंचे थे। शहर की भागदौड़, मोबाइल की स्क्रीन और रोजमर्रा की थकान से दूर वे एक रात जंगल में कैंप करना चाहते थे। उनके लिए ये एक एडवेंचर था। कुछ मजे की यादें, कुछ तस्वीरें और एक रात आग के पास बैठकर गाने, हंसी का समय। गांव से ऊपर चढ़ते हुए रास्ता इतना सकरा और कच्चा हो गया था कि जीप आखिरकार उन्हें एक पुराने मंदिर के पास छोड़कर लौट गई। जीप वाला भी बहुत कम बोल रहा था। जब रोहन ने उससे मजाक में पूछा, भाई ऊपर कोई भूत वूत तो नहीं? तो वो आदमी बस इतना बोला, रात हो जाए तो नाम लेकर मत बुलाना। किसका नाम? कविता ने हंसते हुए पूछा। लेकिन वो आदमी उसकी तरफ देखे बिना बोला, जो रात में अपना नाम सुनकर आता है। ये सुनकर कुछ पल के लिए सभी चुप हो गए थे। फिर अर्जुन ने माहौल हल्का करने के लिए हंसी में इन सारी बातों को टाल दिया और चारों ने सामान उठाकर आगे बढ़ना शुरू किया। उस समय उन्हें लगा था कि ये बस गांव वालों की पुरानी कहानी होगी, डराने के लिए बनाई गई कोई अजीब सी लोक कथा। लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा और भारी होती गई। पेड़ों के बीच धूप भी जैसे मरने लगी। पक्षी अचानक चुप हो गए। रास्ते की मिट्टी में अजीब से गहरे निशान दिखने लगे, ना तो कोई जंगली जानवर के, ना ही इंसान के। जैसे किसी बहुत भारी और लंबी उंगलियों वाली चीज ने मिट्टी को नोचा हो। कैंप लगाने की जगह एक छोटा खुला मैदान था, जिसके एक तरफ ढलान थी और दूसरी तरफ घना जंगल। सामने दूर दूर तक देवदार और बुरांस के पेड़ थे। नीचे गहरी घाटी थी, जहां से हवा ऊपर आकर अजीब सी सिसकारी जैसी आवाज निकालती थी। अर्जुन ने तंबू खड़ा किया, मीरा ने बैग से खाने का सामान निकाला, रोहन ने अलाव के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और कविता मोबाइल से फोटो लेने लगी। लेकिन यहाँ नेटवर्क पहले ही गायब हो चुका था। अंधेरा उतरने के साथ साथ जंगल का असली चेहरा सामने आने लगा। पहले तो बस पत्तियों की सरसराहट थी, फिर किसी दूर की शाखा टूटने की आवाज, फिर एकदम से जैसे किसी ने पीछे से पत्थर गिराया हो। जब रोहन ने टॉर्च चलाई तो आसपास का अंधेरा और गाढ़ा लगने लगा। टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर पड़ती और उनकी आकृतियां ऐसी लगती जैसी लंबी गर्दन वाले लोग खड़े हों। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मीरा ने धीमे से कहा। अरे बस तुम्हें डर लग रहा है, रोहन बोला, और उसके स्वर में अब पहली जैसी मस्ती नहीं थी। अर्जुन अलाव में लकड़ी डालते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, बस रात ही तो निकालनी है। लेकिन उसी पर जंगल के भीतर से एक आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी पैर जमीन पर पड़ा हो। सभी चुप। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, इस बार और करीब। कविता ने टॉर्च घुमाई, रोशनी पेड़ों की जड़ों पर पड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर ऐसा लगा जैसे कोई रोशनी की सीमा से बाहर खड़ा हो, बहुत स्थिर, बहुत चुप। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, शायद कोई जानवर होगा। तभी झाड़ियों के भीतर से एक सूखी सांस की आवाज आई। रोहन ने खड़े होकर चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। और अचानक अलाव की आग एकदम नीचे हो गई। लपटें कांपी जैसे किसी ने उन पर हाथ रख दिया हो। ठंडी हवा का झोंका चला और आग लगभग बुझ सी गई।
अर्जुन ने तेजी से लकड़ियां डाली। आग फिर भभकी, लेकिन अब चारों के चारों पर डर साफ दिख रहा था। फिर वो हुआ जिसने सारी रात बदल दी। तंबू के पीछे किसी ने कपड़े पर नाखून घसीटे। कविता की चीख निकल गई। रोहन ने टॉर्च उठाकर पीछे मारी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। केवल मिट्टी पर गहरे खरोंच के निशान थे और उनके बीच एक पैरों का निशान, इतना बड़ा कि किसी इंसान के लिए असंभव था। मीरा ने कांपते हुए कहा, ये कोई जानवर तो नहीं है। अर्जुन ने चारों ओर देखा। जंगल अब और करीब लग रहा था, जैसे पेड़ धीरे धीरे उनके चारों तरफ सिमट रही हो। हवा में गीली मिट्टी और सड़ी हुई पत्तों से बदबू आने लगी थी। अलाव के पीछे झाड़ियों में कुछ हिला, फिर एक लंबा बहुत पतला हाथ बाहर निकला। सबके मुंह से एक साथ चीख निकली। हाथ इंसानी नहीं लग रहा था। उंगलियां असाधारण लंबी थी, नाखून मुड़े हुए, काले और नुकीले। वो हाथ जमीन को रगड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसके बाद एक सिर झांका, आधा अंधेरे में, आधा आग की रोशनी में। उसका चेहरा किसी जानवर और इंसान के बीच फंसा हुआ चेहरा था। आंखें पीली थी, बहुत पीली, और इतनी गहरी कि जैसे आंखों में रोशनी नहीं बल्कि भूख भरी हो। उसके चेहरे काली और खुरदुरी थी, जैसे पुराने पेड़ की छाल। मुंह थोड़ा खुला था और उसमें दांत नहीं थी। सुई जैसे नुकीले खूंटे थे। वो धीरे धीरे पूरा बाहर आया, ऊंचा, झुका हुआ, बहुत लंबी बाहों वाला। उसकी पीठ आगे की ओर झुकी थी, लेकिन गर्दन इस तरह मोड़ी थी कि उसका चेहरा सीधे उनके सामने था। उसके शरीर पर जंगली बाल नहीं बल्कि सूखी कटी हुई सी काई जमी थी, और हर सांस के साथ उसके गले से गीली खरखराहट निकलती थी। रोहन बुदबुदाया, ये क्या चीज है? वह चीज कोई जवाब नहीं दिया, बस आग को घूरती रही। फिर उसके होंठ हिले। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे किसी बहुत पुराने कुएं के भीतर से निकलती हो, टूटी हुई, खुरदुरी और बेहद ठंडी। कविता ने कांपते हुए पीछे हटकर कहा, हम यहाँ से निकलते हैं। लेकिन राक्षस ने एक कदम आगे बढ़ाया। वो राक्षस था या कोई जानवर, किसी को नहीं पता। बस एक कदम और जमीन सचमुच कांप गई, जैसे उसके वजन से मिट्टी डर गई हो। अर्जुन ने फौरन लकड़ियों का एक बड़ा हिस्सा आग में डाला। लपटें ऊंची उठी। राक्षस पीछे हटा। उसकी पीली आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका, फिर गुस्सा। तभी जंगल में आवाज आई। मीरा सन रह गई। ऐसे और भी हैं क्या? पेड़ों के बीच में से अब कई परछाइयां हिल रही थी, बहुत पतली, बहुत झुकी हुई, बहुत धीमी, जैसे कोई पूरा झुंड हो जो सिर्फ अंधेरों में चलता है। वे सीधे नहीं आ रही थी, वे चारों तरफ से घेर रही थी। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। हमें भागना चाहिए, अर्जुन ने जल्दबाजी में कहा। तंबू छोड़ो अभी। चारों अपना सामान छोड़कर कैंप से नीचे भागे, लेकिन मुश्किल ये थी कि रास्ता अब अंधेरे में और खो गया था। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। पीछे से लगातार सिसकारी, खड़खड़ाहट और पैरों की आवाजें आ रही थी। मीरा सबसे पीछे थी। उसने मुड़कर देखा और चीख पड़ी। एक लंबी छाया पेड़ पर उल्टा लटकी हुई थी। नहीं, वह लटक नहीं रही थी। उसके हाथ पर इस तरह मुड़े थे कि वह पेड़ की छाल से चिपकी हुई थी, तो वो लटकी हुई लग रही थी। उसका चेहरा पेड़ के तने से सटा हुआ था, और फिर अचानक वो छाया नीचे कूदी। जमीन इतनी जोर से हिली कि रोहन गिर पड़ा। कविता उसके पास झुकी। अर्जुन ने टॉर्च उस पर डाली। वही जानवर अब उनके सामने था, लेकिन इस बार उसके साथ 3 आकृतियां और भी थीं, छोटी, पतली, झुकी हुई, जिनकी आंखें सिर्फ 2 चमकते बिंदुओं से भरी हुई थीं। मीरा कांपते हुए बोली, ये अकेला नहीं है, ये इनके साथ है। जानवर ने अपना सर तिरछा किया, फिर बहुत धीरे से बोला, तुम लोग मेरी जगह।
हम कुछ नहीं जानते, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। जानवर या राक्षस वो जो भी था, उसने मुंह थोड़ा और खोला। उसकी सांस से सड़ी हुई पत्तियों जैसी गंध आई। जानना देर हो गई। वो जानवर या राक्षस बोलने की कोशिश कर रहा था, फिर वह अचानक उनके ऊपर झपटा। सब चीख पड़े। रोहन फिर से गिर गया। कविता ने उसे खींचा। मीरा ने टॉर्च उसकी आंखों पर मारी। रोशनी लगते ही राक्षस झटका खाकर पीछे हटा, जैसे उसे तकलीफ हुई हो। आग उसकी कमजोरी थी, ये तो साफ हो गया था। अर्जुन को तभी उस बूढ़े आदमी की बात याद आई, रात हो जाए तो आग बुझने मत देना। वो चीखा, अलाव, वहां वापस जाओ। वे भागते हुए कैंप की तरफ लौटे। राक्षस और उसकी परछाइयां पीछे पीछे उनका पीछा करने लगी। झाड़ियों में कुछ रेंग रहा था। किसी पेड़ की शाखा पर बहुत तेजी से नाखून घिसे। जंगल जैसे एक जीवित चीज बन गया था जो उन्हें निगलने को तैयार था। कैंप पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि अलाव लगभग बुझ चुका था, केवल लाल राख बची थी। अर्जुन ने पागलों की तरह सूखी लकड़ियां डाली, माचिस जलाई, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि लौ बार बार बुझ जाती थी। मीरा रोने लगी, जलाओ जल्दी प्लीज। कविता ने अपना जैकेट फाड़कर हवा रोकी। रोहन ने बैग से पेपर निकाला और आग में डाला। आखिरकार एक छोटी सी लौ उठी, फिर दूसरी, और देखते देखते अलाव दोबारा चलने लगा। जैसे ही आग भभकी, जंगल की परछाइयां एकदम थम गई थी। राक्षस भी रुक गए। अब वह बहुत करीब था। उसकी आंखों में आग की चमक आ रही थी। उसका चेहरा आधा जल चुका था, या शायद पहले से जला हुआ था। दरारों से काला तरल रिस रहा था। उसके चेहरे से उठती हुई बदबू इतनी तेज थी कि मीरा को उल्टी जैसी महसूस हुई। वो धीरे धीरे बोला, अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? राक्षस ने सिर नीचे झुकाया। कुछ पल वह चुप रहा, फिर उसकी आवाज और धीमी हो गई। चारों ठिठक गए। यहाँ बहुत पहले लोग आए थे, खो गए, आग जलाई, गलत चीज जागी। उसने अपने लंबे हाथों से अपने सीने की ओर इशारा किया। अब मैं तुझे ही रह गया हूँ। मीरा की आंखें फट गई। तुम यहाँ के रखवाले हो? वो हंसा, बहुत डरावनी हंसी। रखवाला नहीं, बंदी। फिर जंगल में किसी और की फुसफुसाहट आई। बहुत सारी आवाजें, धीमी, टूटी हुई, जैसे एक गले एक साथ सांस ले रहे हों। राक्षस ने फिर उठाया अपना सर और पीछे देखा। उस क्षण उसके चेहरे पर डर था। हाँ, डर। और ये देखकर सबसे ज्यादा डर लगा। उसने बहुत तेज आवाज में कहा, मत देखो पीछे, मत देखो। लेकिन रोहन ने घबराकर पीछे देखा, और वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके पीछे एक पेड़ के तने से चिपका हुआ चेहरा था, किसी और आकृति का, सफेद, फूला हुआ, बिना पलक वाला, और उसके होठों पर वही मुस्कान थी जो राक्षस की पहले थी। रोहन चीख पड़ा और गिर गया। अब चारों को समझ में आ गया था कि ये जंगल सिर्फ एक राक्षस का नहीं था। यहाँ कोई पुराना अभिशाप था, कोई ऐसा साया जिसने उस पहाड़ को अपना घर बना लिया था, जो रात में चलता था, आवाजों की नकल करता था और आग से डरता था। राक्षस ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, फिर वह पीछे हटने लगा। सूरज आने दो, जाओ। उसने अपने टूटे फूटे शब्दों में यही कहा, लेकिन तभी जंगल के भीतर से एक बहुत भारी, गहरी गड़गड़ाहट आई, जैसे धरती के नीचे
कुछ जाग उठा हो। जंगल कांपने लगी। अलाव की आग भी एक पल के लिए झुक गई। कविता ने फुसफुसाया, अब क्या हो रहा है? राक्षस की आंखें फैल गई। उसका चेहरा और भयानक हो गया। वह पहली बार पूरी तरह घबराया हुआ लग रहा था। वो जाग गया। कौन? अर्जुन ने पूछा। राक्षस ने कांपती आवाज में कहा, वो मेरा नाम खाता है। तभी जंगल के अंधेरे के बीच एक और विशाल छाया दिखाई दी। ये पहले वाले राक्षस से भी बड़ी थी, बहुत बड़ी। उसका सिर ऊपर पेड़ों की ऊंचाई तरफ जा रहा था। उसका सिर धुंधले धुएं जैसा था और उसके अंदर लाल लाल आंख चमक रही थी, जैसे भीतर कोई आग नहीं बल्कि एक सड़ी हुई आंख जल रही हो। मीरा ने भीतर सांस रोक ली। ये क्या है? राक्षस ने फुसफुसाकर कहा, चुन्नू का मालिक। और फिर वह अपने आप झुक गया, जैसे किसी ने उसे धरती से पकड़ लिया हो। अर्जुन ने चिल्लाया, भागो भागो यहाँ से। वे चारों पागलों की तरह नीचे की ओर भागे। पीछे से अब पेड़ टूट रहे थे, हवा चीख रही थी, जमीन फटती सी लग रही थी। हर तरफ से आवाजें आ रही थी, कभी इंसानों जैसी, कभी जानवर जैसी, कभी बिल्कुल उनकी अपनी आवाज जैसी। मीरा ने रोते हुए कहा, ये हमारी नकल कर रहे हैं। रोहन हाँफते हुए बोला, मत रुको। वे एक पतली पगडंडी पर मुड़े जहां नीचे गांव की दिशा थी। तभी पीछे से कोई बहुत तेज कूद कर आया। कविता ने पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ी। ये वो राक्षस नहीं था, बल्कि वो एक छोटी झुकी हुई आकृतियों में से एक थी। उसने रोहन की पीठ पर हाथ मारा। रोहन अचानक चिल्लाया। उसकी गर्दन अकड़ गई थी। उसकी आंखें कुछ पल को खाली हो गई, जैसे उसके अंदर कोई चीज झांक गई हो। अर्जुन ने उसे जोर से खींचा। रोहन ने कांपते हुए कहा, वो मेरे कान में बोल रहा है। मीरा ने पूछा, क्या? रोहन ने आंखें फैला ली। वो मेरा नाम पूछ रहा है। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने उसे खींचते हुए कहा, जवाब मत देना कभी भी, अपना नाम बिल्कुल भी नहीं बताना। अब यह बात सच थी। जंगल के भीतर जो भी आवाजें थी, वे नाम जानना चाहती थी, जैसे नाम सुनते ही वे किसी को पकड़ सकती हो। आखिरकार दूर मंदिर की घंटी आवाज आई, एक लंबी कांपती हुई ध्वनि। उसी के साथ जंगल की चीखें कुछ कम हुई, जैसे सुबह का उजाला उनके और उन राक्षसों के बीच की दीवार बन रही हो। फिर अचानक हवा थमी, पेड़ शांत हो गए, आवाजें दूर होने लगी। और जब वे गांव की सीमा में पहुंचे तो पीछे मुड़कर देखा, जंगल अब वहां नहीं था। शांत, अंधेरा, बेपरवाह। अब उन्हें जंगल बहुत दूर दिखाई दे रहा था, जहां वो पहले देखते थे। लेकिन रास्ते पर कुछ पड़ी थी, एक गीली काली चीज। अर्जुन ने झुककर देखा। ये एक पुरानी सड़ी हुई घड़ी थी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी और उनके पीछे मिट्टी पर उंगलियों से लिखा था, अब तुमने मुझे देख लिया है। गांव वालों ने उन्हें रात भर पानी, कंबल और चाय दी। किसी ने कुछ नहीं पूछा, शायद पूछने की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन जब सुबह वे चारों घर लौटने लगे तो बुजुर्ग मंदिर के पुजारी ने उन्हें सिर्फ एक बात कही, अगर कभी पहाड़ के जंगल में लौटना पड़े तो अपने साथ नाम नहीं, सिर्फ आग लेकर आना। उस दिन के बाद वे चारों कभी उस जगह वापस नहीं गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई दिनों तक मीरा को नींद में वही आवाज सुनाई देती रही, आग मेरी थी। रोहन कई बार रात में उठकर अपनी हथेलियां देखता, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि वे उसकी हैं या नहीं। कविता के फोन में एक अजीब फोटो अपने आप आ गई थी। उसमें तंबू के पीछे कोई लंबी आकृति खड़ी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आंखें साफ थी, दो पीली लौ जैसी। और अर्जुन के कमरे में हर रात खिड़की के बाहर दो चमचमाती आंखें दिखती। जब भी वो टॉर्च लेकर उठकर देखता तो वहां कोई नहीं होता था, सिर्फ पेड़ों के बीच खड़ी एक लंबी परछाइयां कभी हिलती नहीं थी, बस इंतजार करती रहती थी। और एक रात बहुत धीमी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी। तो धन्यवाद दोस्तों,
ये कहानी सुनने के लिए और यहाँ तक बने रहने के लिए। इस कहानी का नाम है पहाड़ी जंगल का कैंप और अंधेरों में छिपा रहस्य। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट भेजें, टॉपिक सजेस्ट करें। मैं उम्मीद करूँगा आप भेजें और मैं उस पर काम करूँगा। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।